हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम 2024 का जो पेपर है, जो लास्ट ईयर जो आपका आया हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम 2010 से 2024 तक आज आ गए हैं। ये जो पेपर है 2010 से 2024 तक के, ये जो सीरीज़ यदि आप देख लेते हैं तो 99% आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 32 क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप 32 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली किसी से पूछे बगैर, किसी की तरफ देखे बगैर आप कर सकते हैं। तो 2010 से 2024 का ये देखिए, ठीक है। तो आज का जो है हमारी क्लास का है 2024 का जो पेपर है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इससे क्या है, एक हमें आइडिया आ रहा है, ठीक है। दूसरा, एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, हमें आंसर मालूम रहता है, थोड़ा सा उसको हमें टटोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। देखिए, उसमें सबसे पहला 2024 में दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपको जो बहुत सरल मिलेगा उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल दिया जाता है, जो कि हमें उस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि एक नंबर इतनी आसानी से हमें मिलने वाला नहीं कि केवल आप टिक लगा दे, ट्रू फॉल्स लिख दे, फिल इन द ब्लैंक्स लिख दे, ऑब्जेक्टिव लिख दे, तो एक नंबर आपको इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। देखिए, साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। अब बच्चा क्या तुरंत कि भाई ऋण पर ब्याज दिया जाता है 6% से, 6%, उसको याद है, वो सीधा 6% लिख दिया है। तो यहाँ दिया है साझेदारी सल्लेख के अभाव में 5 बातें लागू होती है। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, मतलब नहीं दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी आ गया। क्लियर? वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं। वे नए साझेदार के लिए त्याग करने के लिए सहमत होंगे तो वो अनुपात क्या कहलाएगा? वो त्याग अनुपात। क्लियर है ये? तो फिर है ए, बी और सी 2/4, 2/4, 2/8 के अनुपात में साझेदार है। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बी सेवानिवृत्त होता है, इसके पहले वाले पेपर में भी आया था। जो बी दिया है ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस बी को गोला लगा दो। अब नया अनुपात क्या बचा? जो बचा हुआ अनुपात ही नया अनुपात होगा। तो क्या है? 2/4 ए का और सी का 2/8। अब यहाँ 8 है, यहाँ भी यदि 8 करना होगा तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। इसमें 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो क्या हो गया? 4/8 और 2/8। अब इसको जब 8 हर दोनों समान है तो क्या लिख देंगे? 4:2। इसको 2 एकम 2 और 2 दूनू 4। तो आपका जो नया रेशियो क्या आ गया? 2:1। आंसर क्या मिल जाएगा हमें? 2:1। वेरी सिंपल है। क्लियर? चलिए, फिर है किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा फर्म की ख्याति से। तो भाई फर्म की कुल ख्याति में उसका फर्म की कुल ख्याति उसकी नहीं है, शेष साझेदारों के भाग की ख्याति से। शेष साझेदारों के भाग मतलब उनकी खुद की ख्याति हो गई, उसके भाग की ख्याति से। ये सही है, तो उसको उसके हिस्से की ख्याति मिलेगी ना, तो पूंजी खाता उसके हिस्से की ख्याति से क्रेडिट होगा। अंशों पर बकाया मांग पर ब्याज दर अधिक नहीं हो सकती, 10% से अधिक नहीं हो सकती, बकाया अंशों पर जो ब्याज की दर है। फिर हरण अंशों के पुनर्निर्गमन का लाभ, आपने अंशों का हरण कर लिया, फिर अंशों का पुनर्निर्गमन करेंगे तो उस पर जो भी लाभ होगा वो लाभ हस्तांतरित होता है। तो अंशों के हरण पर जो भी अंश हरण खाते का शेष है, अंशों के पुनर्निर्गमन पर जो भी लाभ है, सब पूंजीगत लाभ होता है। और ये कहाँ जाता है? ये पूंजी आरक्षित खाते में जाता है, पूंजी आरक्षित खाते में। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान।
स्थिर पूंजी विधि में खालिस्तान खाता भी बनाया जाता है। तो स्थिर पूंजी पद्धति में दो प्रकार के खाते बनते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, चालू खाता। फिर साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव से, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव से क्या होगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। फिर किसी भी सूचना के अभाव में विद्यमान साझेदारों द्वारा सेवानिवृत्त या मृत साझेदार के भाग को इस अनुपात में अधिग्रहित किया जाता है। जैसे कोई साझेदार है ए बी सी, ठीक है, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ कि ए बी और सी ये तीन साझेदार हैं, ये 1:2:3 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। अब जो सी है वो सेवानिवृत्त हो जाता है, बस इतना लिखा है कि सी अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा ए और बी ग्रहण करते हैं। अब किस अनुपात में लेते हैं ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, यही बोला किसी भी सूचना के अभाव में जो शेष साझेदार हैं वो सेवानिवृत्त साझेदार के हिस्से को किस अनुपात में ग्रहित करेंगे, तो पुराने अनुपात में। अब जो बचा हुआ अनुपात उनका क्या है, 1:2 है, यही नया अनुपात भी है और यही उनका पुराना अनुपात भी है। तो 1:2 मतलब क्या बोलेंगे हम यहाँ, पुराना अनुपात या पुराने अनुपात में अधिग्रहित किया जाता है बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। यहाँ कोई सूचना नहीं है कि भाई उन्होंने अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को इस अनुपात में लिया, तो वो प्राप्ति अनुपात होगा। जब कोई सूचना नहीं है तो पुराना अनुपात जो उनका है वही अनुपात में वो उसको ग्रहण करेगा, ठीक है। फिर है खालिस्तान कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जाता है, निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं होता। रोकड़ में क्या क्या शामिल होता है, रोकड़ प्रवाह विवरण हम जब बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो रोकड़ में क्या क्या शामिल है, तो रोकड़ है और रोकड़ तुल्य, रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य। एक तो कैश तो आपके पास नगद पैसा है वो, और रोकड़ तुल्य, रोकड़ तुल्य का मतलब होता है रोकड़ के समान। जैसे आपके पास 10,000 रुपये कैश है तो ये रोकड़ हो गई, और आपके पास 50,000 रुपये का सोना है तो ये सोना रोकड़ तुल्य है। आप मार्केट में कभी भी जाओगे रात के 12 बजे आप बेच दोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो रोकड़ के समान, तो वो भी क्या है, वो एक प्रकार से रोकड़ ही है। आपने किसी के शेयर खरीद लिए हैं, आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, आपके पास ऐसी कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जिसको आप तुरंत बेच करके पैसा अर्जित कर सकते हैं। 1 वर्ष के दौरान उपार्जित आय में वृद्धि को निवल लाभ के साथ खालिस्तान किया जाता है। भाई उपार्जित आय, ठीक है। अब यहाँ रोकड़ प्रवाह विवरण से बात हो रही है। रोकड़ प्रवाह विवरण जब बनाएंगे तो संचालन क्रियाओं में जो उपार्जित आय है उस उपार्जित आय को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। क्यों, क्योंकि उपार्जित आय उपार्जित तो हो गई है, आपने कमा ली है लेकिन अभी आपके हाथ में नहीं आई है। और रोकड़ प्रवाह विवरण में उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है जो आपके हाथ में आ गया है, नगद आ गया है। और उपार्जित आय आपने कमा जरूर ली लेकिन अभी आपके हाथ में नगद में नहीं है, इसलिए शुद्ध लाभ में से उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जब लास्ट ईयर 11th क्लास में हम लाभानी खाता बनाते हैं तो वहां पर हम शुद्ध लाभ में उसको जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ रोकड़ प्रवाह विवरण में शुद्ध लाभ में से उसको घटा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपके नगद नहीं आई ना। रोकड़ प्रवाह विवरण केवल नगद व्यवहारों का लेखा करता है, इसलिए घटाया जाता है, ये ध्यान रखना। फिर है सही जोड़ी पर आ जाते हैं। औसत लाभ का संबंध किससे है, तो विनियोजित पूंजी से है। आहरण पर ब्याज गुणनफल विधि है। अधिकृत पूंजी का संबंध पार्षद सीमा नियम से है। ऋण पत्र क्या है, तो दीर्घकालीन ऋण है। फिर ब्याज दर, फिर ब्याज दर किस पर मिलती है, तो देख लेते हैं हम। औसत लाभ, विनियोजित पूंजी, आहरण पर ब्याज,
गुणनफल विधि, अधिकृत पूंजी, पार्षद सीमा नियम, ऋण पत्र, ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण हो गया, स्थिर ब्याज दर, फिर द्रव्यता अनुपात, तो द्रव्यता अनुपात, अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता, देख लेते हैं, ठीक है। और प्रचालन से रोकड़, तो संपत्तियों, माल का विक्रय, ये है 7, माल का विक्रय। अब क्या बचा, स्थिर ब्याज दर किस पे होती है, तो अंशों का प्रतिफल, तो लाभांश है, कंपनी के स्वामी और स्थिर संपत्तियों की बिक्री। स्थिर ब्याज दर, ठीक है। तो इसमें क्या आना चाहिए, ये औसत लाभ विनियोजित पूंजी से रिलेटेड है, ओके। आरण पर ब्याज गुणनफल विधि से ज्ञात करते हैं, अधिकृत पूंजी का संबंध पार्षद सीमा नियम से है, ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण होते हैं, स्थिर ब्याज दर, अब स्थिर ब्याज दर अंशों का प्रतिफल, ब्याज दर अंशों पर ब्याज दर नहीं होता, कंपनी के स्वामी भी नहीं है, स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री, ये वाला आएगा, है ना, 7 नंबर। 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर, ठीक। फिर है एक वाक्य में, एक वाक्य में चलेंगे हम, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक्य क्या कहलाता है, तो सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ जो अधिक होगा तो ये क्या कहलाता है, अधिलाभ। ये अधिलाभ का सूत्र है, सुपर प्रॉफिट का, वास्तविक लाभ ऋण सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ। अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है। अंश पूंजी अलग अलग प्रकार की होती है, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, याचित पूंजी, है ना। तो एक होती है संचित पूंजी, कौन सी होती है, संचित पूंजी, जो कि कंपनी के समापन पर ही मंगाई जाती है। इस प्रकार के अंशों को लाभांश भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है। तो अंश दो प्रकार के होते हैं, एक समतांश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंशों को अंश लाभांश भुगतान में प्राथमिकता मिलती है। पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है, पूंजी संचय तो पूंजीगत लाभों से ही बनाया जाता है, पूंजीगत लाभ से, ठीक है। कि प्रत्येक कंपनी को तुलन पत्र कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची, तो अनुसूची 3, कौन सी अनुसूची, अनुसूची 3 के अनुसार बनाना चाहिए, बनाना अनिवार्य होता है। कौन से अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं, तो प्रत्यय की गणना करने वाले अनुपात लाभदायकता अनुपात कहलाते हैं, लाभदायकता अनुपात। और स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए नगद भुगतान किस प्रकार की क्रियाकलाप है, तो ये विनियोग क्रिया है। कौन सी क्रिया है, ये विनियोग क्रिया। बोला था संपत्तियों को खरीदना बेचना ये विनियोग क्रिया में आएगा। क्लियर। अब चलेंगे हम 5वें नंबर पे, ट्रू और फॉल्स पे। साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य है, ये हो गया गलत, फॉल्स है। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि बैंक अधिविकर्ष को हम वसूली खाते में ले जाते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन निश्चित होता है, ये सही है, फर्म बंद हो गई तो साझेदारी भी समाप्त। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, ये गलत है। प्रदत्त पूंजी पैड अप कैपिटल कभी भी याचित पूंजी मांगी हुई पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ये भी गलत है, वो लेनदार होते हैं। तो स्वामी कौन होते हैं, अंशधारी। कंपनी के वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण भी शामिल है, ये सत्य है।
कंपनी के वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये थे 2024 का जो पेपर था। तो अभी तक हमने 2010 से 2024 तक के जो पेपर हैं वो हमने किए हैं। ये 12-15 साल के जो पेपर है, इन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप को आप देख लेंगे तो आप 32 में से 32 नंबर 100% ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आईएमपी इन्हीं प्रश्नों के अंदर, इन्हीं पेपर के अंदर जो आईएमपी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन आईएमपी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उनको हम अब अगले वीडियो से हम उनको सॉल्व करें। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।